अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी कि जो बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था उसके अंदर चंद एक लिमिटेशंस हैं। वो मॉडल पूरा का पूरा मुकम्मल मॉडल नहीं है। ये नहीं मैं बता रहा आपको कि उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स कहते हैं गलतियाँ, यानी कि बोहर ने क्या क्या गलतियाँ की अपने मॉडल के अंदर। उन्होंने जो मॉडल पेश किया वो ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसके अंदर चंद एक लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, आज उन्हीं को डिस्कस करना है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है बोहर मॉडल की? डू नॉट अप्लाई ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बोहर ने जो अपना मॉडल पेश किया ये मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि ऐसे एटम जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन एटमों के ऊपर बोहर का ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ऐसे एटमों के ऊपर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह लिथियम +2 ले लो, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ऐसे एटम, ऐसे आयन जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है। और बोहर ने अपने मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया है। ठीक है, बाकी किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर उसने कोई बात नहीं की। तो ये सबसे पहले उसकी लिमिटेशन थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जस्ट ही एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बोहर ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसी को कंसीडर किया था। उसने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कंसीडर ही नहीं किया, जिसकी वजह से उसका जो मॉडल है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के एटम के ऊपर। ठीक है, इसकी जो दूसरी लिमिटेशन थी वो ये थी द फॉर्मेशन ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम। बोहर ने हमें ये बताया कि जब एक इलेक्ट्रॉन है, मसलन ये मैं हाइड्रोजन का एटम ले लेता हूँ, ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, ये इसका थर्ड ऑर्बिट है। ठीक है, बोहर ने जब हमें बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेज एनर्जी को इमिट करेगा। और इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम लोगों ने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए देखा गया तो ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है ये मज़ीद लाइन के अंदर डिवाइड होगी। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, अमिट हुई है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाली एनर्जी लेवल में है। इसको हम लोगों ने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराया। जब हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों ने इसको पास कराया तो हम लोगों ने देखा कि ये जो एक रेडिएशन थी, एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये छोटी छोटी लाइन्स के अंदर डिवाइड हो गई है इस तरह। यानी कि एक फाइन स्पेक्ट्रम बन गया है रेज का। अब इस बात का जो जवाब है वो बोहर नहीं दे पाया कि ये कैसे हुआ। एक स्पेक्ट्रल लाइन है, जारी बात उसने तो ये कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट से यानी कि हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाले में आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा। ठीक है, तो अब ये एक स्पेक्ट्रल लाइन को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों ने देखा है तो बहुत सारी यानी कि लाइंस पैदा हो गई हैं। अब ये लिमिटेशन थी जो बोहर अपने मॉडल के अंदर इस बात को बता नहीं पाया कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। अब इसका आंसर ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल से नीचे वाले में आता है तो जब नीचे वाले ऑर्बिट के अंदर आता है तो ऑर्बिट्स के अंदर भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सब शेल्स। बोहर ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर बात की, यानी कि उसने कहा था कि ये के शेल है, ये एल है, ये एम है और एंड जो चौथा ऑर्बिट है उसे एन ऑर्बिट का है। ठीक है, लेकिन इन्हीं शेल्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसे कहते हैं सब शेल्स। इन्हीं सब शेल की वजह से ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये बहुत सारी यानी कि छोटी छोटी लाइंस के अंदर डिवाइड होगी। ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन कैसे डिवाइड हुई? जब यानी कि शेल, इस शेल से इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी लेवल से होकर आया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी लेवल से होकर आएगा तो बहुत सारी रेज एमिट करेगा। ये बात वो बता नहीं पाया बोहर अपने मॉडल में, ये थी उसकी दूसरी लिमिटेशन। ठीक है, अब तीसरी लिमिटेशन कौन सी थी बोहर के मॉडल की? बोहर ने बताया कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस इज अ 3 डायमेंशन। ये उसकी तीसरी लिमिटेशन थी। अब चौथी बात, Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect है the splitting of a spectral line into a various lines in a magnetic field is known as Zeeman effect, and the splitting of a one spectral line into a various lines, various fine structures इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब ये दोनों इफेक्ट
ये एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो ये दो फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों फैक्ट के ऊपर बोहर ने कोई बात नहीं की, बोहर इन फैक्ट के बारे में बता ही नहीं पाया। अब ये कैसे होता है? अब जीमान फैक्ट की अगर बात करें तो जीमान फैक्ट कब पैदा होता है? जब हम लोग स्पेक्ट्रम को देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर एक स्पेक्ट्रल लाइन को देख लें, उसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं तो यही एक स्पेक्ट्रल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइंस के अंदर कैसे डिवाइड हो जाती है? होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऑर्बिट्स हाइड्रोजन के एटम के अंदर जिनकी एनर्जी डीजनरेट होती है, यानी कि एक जैसी एनर्जी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की वजह से उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है उनकी डीजनरेसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब उनकी डीजनरेसी ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारे ऑर्बिट्स बन जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑर्बिट से होकर आएगा तो यानी कि ये ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट करेगा, तो ये ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी। इसीलिए देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं जीमान इफेक्ट। इसी तरह अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग यानी कि स्पेक्ट्रम को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा गया है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मजीद छोटी छोटी लाइंस के अंदर डिवाइड हो गई है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब जिस तरह जीमान इफेक्ट में होता है उसी तरह स्टार्क इफेक्ट में होता है, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है। लेकिन जीमान इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वन स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ वेरियस लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमान इफेक्ट एंड द स्प्लिटिंग ऑफ ए वन स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ वेरियस लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को बोहर अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन ना कर पाया, ये थी उसकी फोर्थ लिमिटेशन। अब जो लास्ट मॉडिफिकेशन थी बोहर के मॉडल के अंदर वो समरफील्ड ने की थी। बोहर ने हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन 1915 के अंदर समरफील्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि बेज़वी शक्ल के ऑर्बिट होता है, ठीक है। और इसके एक कॉर्नर के ऊपर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वाला एक्चुअल में जो ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो इस शक्ल का होता है। और ये बात दुरुस्त भी थी, ये थी उसकी पांचवी यानी कि लिमिटेशन। उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व करता है तो एक्चुअल में जो पाथ बनता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक्सरेज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।